वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, उसको हम आज क्लियर करने वाले हैं। टर्म कौन कौन से पहले वो समझते हैं, फिर एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक हो, पहला हमारा क्या है, कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे, देन कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, देन इसका रिलेशन डिस्कस करेंगे, देन मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रिलेशन इसका और डायल्यूशन। ये कुछ हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ते किस चीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन तो आगे वाली चीज हो गई, उसके पहले क्या जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग क्लास 9 में पढ़ते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी आप लोग समझ सकते हो। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भाषा में बोलो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन होना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों प्रोसेस होते हैं जहां पर उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से, पहला हमारा कंडक्टेंस है। आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो को रोकता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को वहीं से रिलेट करके चलना अच्छे समझ में आएगा। बेसिकली पहला टॉपिक हमारा कंडक्टेंस, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और जी को क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। रेजिस्टेंस क्या करता है कि फ्लो को रोकता है, ठीक है, करंट के। और कंडक्टेंस क्या होता है, उसको वो प्रमोट करता है, ठीक है। ऐसे ही समझना है इसको। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स, या फिर इसको एमएचओ मो के नाम से जानते हैं, और इसको सीमेंस के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को याद रखना है कि कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती क्या है, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या आ गई, ओम इनवर्स, एमएचओ या सीमेंस, कुछ भी बोलो, ठीक है। तीनों में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी होती क्या है, चलो कंडक्टेंस को हमने रेजिस्टेंस समझा दिया, अब कंडक्टिविटी को हम रेजिस्टिविटी से समझाते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी आप लोग को याद होगा, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि आखिर रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो रेजिस्टिविटी वो होती है, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल्स होता है R इंटू ए बाई एल। आई होप सभी लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। अब यहाँ से अगर हम इसका निकालते फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, R इंटू ए बाई एल हुआ। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ओम हो गया। एरिया क्या हो गया, यहाँ पे लिख दो, ओम हो गया, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर। मीटर से मीटर कट के क्या आ गया, ओम मीटर आ गया। इसकी साइन यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर आ गया। खैर, इसको हमने रो के बारे में बात कर लिया। अब रो के बारे में इसलिए बात की क्योंकि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी को हम लोग किससे नोट करते हैं, कप्पा से। किससे करते हैं, कटप्पा नहीं कप्पा से नोट करते हैं, ठीक है। अब ये कप्पा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अगर हम इसको लिखे यहाँ पे जरा देखो, क्या हो जाएगा, L अपॉन R इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब जब इसको एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी मतलब क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसको बोल सकते हो एमएचओ मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। वो हमने ऊपर से नोट करके लिख दिया है। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। अब देखो हमने लिखा नेक्स्ट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप लोग को याद ही रखना है, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, कप्पा को, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए। क्या इस चीज को थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा लगे जिससे देखने में। जो क्या लिखा, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो R अपॉन ए, एल अपॉन R इंटू ए। हमने 1 अपॉन R अलग कर दी, L अपॉन ए एक साथ लिखा। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को पता चल गया हो कि 1 अपॉन R क्या होता है, G होता है, मतलब कंडक्टेंस। इसकी जगह हम लोग G लिख सकते थे, और इनटू L अपॉन ए। L अपॉन ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कई बार सीधे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सेल कांस्टेंट निकाल के दिखाओ। आप लोगों को मतलब L अपॉन ए निकालना, ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं L अपॉन ए को। या फिर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, G यहाँ पे लगा दो स्टार, G एस्टेरिस्क, G के ऊपर लगा दो स्टार।
तो क्या हो जाए फॉर्मूला कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, ये जी के ऊपर स्टार क्या लगा, मतलब एल अपॉन ए की बात की जा रही है। आप लोग ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे डिराइव किया गया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जहां से न्यूमेरिकल बनता है। फिर हमने बता दिया कि इसके अगले वाले लेक्चर में हम इस सब टॉपिक पे क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो क्या हो गया, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कंडक्टेंस होता है, और एल अपॉन ए को बोलते हैं सेल्फ कांस्टेंट, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कप्पा का रिलेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, चलो आगे आते हैं मोलर कंडक्टेंस की तरफ। मोलर कंडक्टेंस की तरफ आते हैं। ठीक है, ये सब समझो पुराने टॉपिक्स थे, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिजिक्स में। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस के ऊपर। ठीक है, कौन सा नंबर है, ये 4th नंबर है। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बस आप लोग को याद रखना है, क्या होता है कप्पा, सबको पता है कप्पा क्या होता है। कप्पा याद करो, अभी पढ़ा हम लोग ने, कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम बोलते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम। अच्छा एम क्या है, एम यहाँ पर होता है कंसंट्रेशन, या फिर तुम लोग बोल सकते हो मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी ही कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, एम क्या होता है, एम कंसंट्रेशन होता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसकी जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ो तो उसमें लिखा रहता है 0.5 एम, 2.5 एम, तो वो 2.5 जो ना वो एम की वैल्यू ही दी रहती है। इसको हम बोलते हैं कि कितना यहाँ पे कितनी कंडक्टिविटी है। ठीक है, और वो कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया गया। ठीक है, मोलरिटी। अब देखो ये आ गया लैम्डा एम का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसी में आगे डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं लैम्डा ई। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कप्पा इनटू 1000 अपॉन एन। एन क्या होता है, एन को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। अच्छा हमने इसका वो नहीं बताया ना, ऐसा यूनिट क्या होगा। अच्छा ऐसा यूनिट आप लोग ऑलरेडी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो कप्पा का हमने बता दिया, और मोलरिटी का सबको पता होगा। मोलरिटी क्या होता है, m बाय v होता है, सबको पता है ना। मोल बाय वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, मोलरिटी बताता है। आप लोग ऑलरेडी यहां से चाहो तो निकाल करके रख भी सकते हो। ठीक है, हमने हिंट दे दिया। आप लोग मुझको इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होता है, किसका एसआई यूनिट, लैम्डा m का और लैम्डा e का। अच्छा नॉर्मलिटी इसमें आ गया, अभी आ गया e, लैम्डा e। ठीक है, क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 अपॉन n। n क्या होता है, नॉर्मलिटी। मोल अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होता है फॉर्मूला, मोल अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, मोल अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये हो गया। नॉर्मलिटी का एक और फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी इक्वल्स होता है मोलरिटी इनटू n फैक्टर। क्या होता है, बहुत ध्यान समझना क्योंकि नया टॉपिक है ये। क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। अब ये नया क्या चीज आ गया, n फैक्टर। नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ा था, n फैक्टर क्या होता है। देखो n फैक्टर की बात करें, n फैक्टर सबका अलग अलग होता है, सॉल्ट का अलग होता है। जैसे मान लो हमने लिखा Al3+, तो सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज है कितना एटम पे, वो n फैक्टर बताता है। जैसे Al3+ में कितना n फैक्टर होगा, 3 होगा, सिंपल है। Mg2+ में कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर हमने दे दिया NaCl में बताओ कितना होगा, n फैक्टर 1 होगा। अब देखो n फैक्टर 1 कैसे ले दिया हमने, या तो तुम अगर मान लो ये NaCl क्या है, सॉल्ट है, या तुम इसका पॉजिटिव चार्ज गिनो या तो निगेटिव चार्ज गिनो, दोनों में से किसी को भी गिनोगे सेम आएगा, और वही क्या होता है n फैक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए Na+Cl- होगा, Na+ गिनो, Na का +1 गिनो या Cl का -1 गिनो, है तो एक ही ना। इस तरीके से अगर हम बात करें MgCl2 का, MgCl2 में कितना होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज अगर हम गिने Mg के ऊपर 2+, n फैक्टर 2 आएगा। अगर मान लो मुझे पॉजिटिव निगेटिव देखना है तो Cl के ऊपर होता है -1, 2 Cl तो हो जाएगा 2, n इक्वल्स कितना आ गया 2। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं लिखते, ऐसे लिखते बस पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से n फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। अब हमने इसको इसलिए बताया ये फॉर्मूला क्योंकि नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिलेशन। रिलेशन कैसे, देखो हमको इन दोनों का रिलेशन निकालना है। हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा m अपॉन लैम्डा e इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, कप्पा इनटू 1000 अपॉन n। ये कप्पा से कप्पा कट गया, 1000 से 1000 कट गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, आ गया लैम्डा m अपॉन लैम्डा e इक्वल्स टू n अपॉन m। क्या फॉर्मूला बन गया, लैम्डा m अपॉन लैम्डा e इक्वल्स टू n अपॉन m। अच्छा n क्या लिखा हमने अभी, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। जरा नीचे देखो यहाँ पे, लैम्डा m अपॉन लैम्डा e इक्वल्स क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। नॉर्मलिटी को हम लिख सकते हैं n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी, और नीचे क्या है मोलरिटी, मोलरिटी कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, लैम्डा m अपॉन लैम्डा e इक्वल्स टू n फैक्टर। क्या होगा ये,
स्मॉल एन से लिख देते हैं। ये किसके बराबर होगा, n फैक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ गया, यहाँ सामने लिख देते हैं लैम्डा m इक्वल्स टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लैम्डा ई और लैम्डा एम का, मोलर कंडक्टेंस का और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या रिलेशन होता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ई। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइल्यूशन, इसको समझते हैं फिर इसका हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब आप लोगों को पता होगा। देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट के अमाउंट को ना बढ़ाएं और सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाए। जैसे समझना चीनी पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है, चीनी पानी को हमने मिलाया, एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, चीनी के अमाउंट को फिक्स किया हमने, उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, पानी बढ़ाते जा रहे, पानी बढ़ाते जा रहे, पानी बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन मतलब कम हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि डाइल्यूट जब हम करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सब पे आखिर इसका असर क्या पड़ता है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन मतलब समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट जो होगा उसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। पहली बात तो समझते हैं इसका कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो कंसंट्रेशन हमने बता दिया, कंसंट्रेशन मतलब तुम मोलैरिटी को भी बोल सकते हो। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब देखो हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन मतलब क्या कर रहे हैं, इसके वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं। भाई चीनी पानी का सोल्यूशन है, तुम पानी को बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। जब तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे, जरा समझो, जब वॉल्यूम को बढ़ाओगे इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, अगर मुझे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को कम करना पड़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। पहला रिलेशन हमारा समझ में आ गया कि वॉल्यूम का डाइल्यूशन का कंसंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लैम्डा एम लैम्डा ई पर, इस पे, और लैम्डा एम हो गया, लैम्डा ई हो गया, और क्या था हमारा अगला, कंडक्टेंस था ना, कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस जिसको हम जी से डिनोट कर रहे थे। ये तीनों पर डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है और कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि दोनों में देखो तीनों पर सेम इफेक्ट होता है, इस पे अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब वो समझेंगे हम लोग कैसे होता है। देखना, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं या फिर कहें कि हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वहां पे ये सारी चीजें इंक्रीज करती, क्या करती, इंक्रीज करती, लेकिन कंडक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज करता है, कब, डाइल्यूशन करने पर। फिर समझना यहाँ पे हमने कहा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं लैम्डा एम, लैम्डा ई और जी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ये तीनों चीजें बढ़ती हैं कब, जब हम लोग डाइल्यूशन मतलब पानी को मिलाते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। बहुत सिंपल सा फिनोमेना, ध्यान समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों कर गई। पहली बात ये इंक्रीज क्यों किया, देखो अब मान लो इतना बड़ा हमारे पास टब है, ठीक है, इतना हमारे पास वाटर है, इसमें हमने कहा हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, हमने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिया, यहाँ से मान लो भर के, पहले यहाँ तक था, हमने भर के यहाँ तक कर दिया। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ये सब क्या है, ये सब कंडक्टेंस के टर्म है। जैसे लैम्डा एम हो गया, लैम्डा ई हो गया और कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस मतलब हो गया फ्लो ऑफ आयंस, आयंस का फ्लो। अब जैसा सोचना, अगर हमने इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ा दिया, जब वॉल्यूम इसका बढ़ा देंगे तो जो आयंस है, सॉलिड का अमाउंट तुमने बढ़ाया नहीं, तो सॉलिड के अमाउंट है वो क्या होंगे, मान लो NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब वो फ्री हो चुके हैं। जरा सोचो, एक कमरा है, कमरे में 10 लोग हैं, अब उन 10 लोगों को एक बहुत बड़ी फील्ड में छोड़ दिया गया है, तो 10 लोग आराम से घूम सकते हैं वहां पे। हमने 10 का अमाउंट नहीं बढ़ाया, हमने 10 से 11 नहीं किया, मतलब हमने सॉलिड के नंबर को नहीं बढ़ाया, हमने उनको बड़े स्पेस में दे दिया, या फिर कि हमने उनका वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो वॉल्यूम बनाने से वो बहुत फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, तो उनके बीच रिपल्सन अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा नहीं, तो मोशन काफी तेज होगा। जब मोशन काफी तेज होगा तो वहां पर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, लैम्डा ई बढ़ जाएगा, लैम्डा एम बढ़ जाएगा। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आयंस का मोबिलिटी बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि समझना यहाँ पे कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 मीटर क्यूब में क्या कंडक्टेंस है वहां पर। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 मीटर क्यूब की बात करती है। अब जरा समझना, 1 मीटर क्यूब की बात करती है, मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि पहले यहाँ तक था, अब मान लो इतनी दूर की ही बात की जा रही है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। एक पर्टिकुलर एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, एक पर्टिकुलर मीटर क्यूब की बात करते हैं, तो वहां पर आता है कंडक्टिविटी। अब जरा सोचो, वॉल्यूम को जो हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो आयंस फ्री हो गए, जहां पर पहले
इस छोटे से बक्से के अंदर दो तीन मतलब 4 आयंस बनाए हमने ना, 4 आयंस आते थे। अब जब हमने इसमें वाटर डाल दिया तो ये सब मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही आयंस बचे, कहीं ना कहीं 2 मान लो 1 बचे, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज, क्यों डिक्रीज कर गई? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज कर गए। बहुत ध्यान समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। देखो फिर से हमने क्या किया, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। अच्छा, डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि कंडक्टिविटी की डिफिनेशन होती है 1 मीटर क्यूब के स्पेस में कितनी कंडक्टिविटी है, उसको डिफाइन करने के लिए कंडक्टिविटी को हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर एक एरिया के लिए। जब हमने उसमें पानी को ऐड किया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सॉलिड मॉलिक्यूल्स वो फ्री हो गए तो उस पर्टिकुलर एरिया से मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर घूमने लगे यहाँ से वहां। क्यों? क्योंकि उनको स्पेस मिल गया, क्योंकि इनको पूरी इतनी जगह मिल गई घूमने के लिए। तो वहां एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ एटम्स मान लो 2 थे, अब वो 1 हो गए, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। जब आयंस कम होंगे तो जाहिर सी बात है मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। यही रीजन है कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किया। पहला कंडक्टेंस, देन कंडक्टिविटी, देन रिलेशन इसका समझा हमने, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों का रिलेशन हमने समझा, और लास्ट में हमने डाइल्यूशन को समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग इस सब टॉपिक्स पे, जैसे यहाँ पे कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टेंस हो गया, इन सब के टॉपिक पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हम लोग कोलराउस लॉ को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।